एक और 11 की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से कर रहे हैं जो आपकी हमारी सबकी सेहत पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा ये तस्वीर दिल्ली की है और वो भी जीवन दायिनी कही जाने वाली यमुना की है। ये यमुना का जहरीला प्रदूषण स्तर है। सफेद बर्फ जैसी चादर जो आपको दिखाई दे रही है, ये असल में जहरीला प्रदूषण है जो यमुना के ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रहा है। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, नहाए खाए के साथ इसका आगाज। लेकिन यमुना के पानी में बहते जहरीले फोम से छठ व्रतियों को खासी दिक्कत आ रही है। सवाल यही, क्या ऐसे ही यमुना के जहरीले पानी में छठ व्रती अर्घ देंगी? इस बीच घाटों पर तो सफाई कर दी गई है, लेकिन सवाल यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर भी उठ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जो है वो पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना नदी के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक यमुना नदी के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। सफेद रंग की चादर जो है आपको प्रदूषण की चारों तरफ से नजर आएगी। AQI लेवल जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है और यमुना जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं वो यमुना पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो मैली हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये जो सफेद रंग के झाग आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पोल्यूटेड कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको एक रियलिटी चेक दिखाएंगे कि पानी जो यमुना का है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, वो उसका आप लेवल देखेंगे कि किस तरीके से ये पानी पूरी तरीके से इस वक्त यमुना के अंदर जो है वो जहरीला हो चुका है। ये पानी का लेवल है दिल्ली के अंदर यमुना नदी का जो पूरी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो प्रदूषित हो चुका है। और इसी प्रदूषित पानी के अंदर तमाम जो छठ पर्व की शुरुआत है आज से हो रही है, उसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने पूजा पाठ जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं हैं जो सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंची थी यमुना घाट पर छठ पर्व की शुरुआत को लेकर के। और नहाए खाए से आज इस पर्व की जो है वो शुरुआत होती है। लेकिन जिस तरीके से यमुना की स्थिति आप देखेंगे, दूर दूर तक यमुना का जो पानी है वो पूरी तरह से प्रदूषित इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक बिस के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। आज से छठ पर्व की शुरुआत है। यमुना का जो प्रदूषण का स्तर लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में आप पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है। कोई प्रदूषण नहीं है हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है हमारे लिए पवित्र है। ये हमारे जो बीमारी अंदर होते हैं ना वो भी ये दूर करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी ये साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें। इसी से प्रसाद उधार सब कुछ गंगा जल वो सब कुछ छीटेंगे, उसको बाद वो खाना बनाएंगे, उसको बाद गहन करेंगे, उसको बाद सब कुछ करेंगे। इसके प्रसाद उर्साद सब इसी से आज से शुरुआत है हमारे छठ पूजा। पाबंदी भी लगाई गई है कि यमुना घाट पर इस तरीके से पूजा ना की जाए, लेकिन हमारे सबके मजबूरी है, वो पाबंदी करे चाहे न करे, हमारे सबके जल लेना है, जल लेकर के वहाँ हम करेंगे। और अब बात दिल्ली की आबो हवा की। दिल्ली की हवा का स्तर अब भी बेहद खराब पर बना हुआ है। दिल्ली के एवरेज AQI यानी कि हवा का स्तर 432 यानी कि खतरनाक है। हालांकि कुछ इलाकों में अब से वेरी पुअर कैटेगरी है। पूरी दिल्ली में धुंध छाई हुई है, धूप नहीं खिली। 6 नवंबर से दिल्ली में हवा भी चलने लगी, इसके बाद भी हवा का स्तर उतना नहीं सुधरा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए दिल्ली में हवा का स्तर खराब का खराब बना हुआ है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था अगर हवा चलती है तो हो सकता है AQI थोड़ा सुधरे, लेकिन बावजूद इसके अभी उतना सुधार नजर नहीं आ रहा है। तो खतरनाक स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर यह आंकड़ा 4.5 के करीब पहुंच चुका है, 400 के। वहीं देखिए ये कुछ अलग अलग जगहों के AQI भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्थितियां अभी भी ऐसी हैं कि चारों तरफ धुंध है और इस धुंध में विजिबिलिटी भी कम हुई है। साथ ही साथ सांस लेने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आंकड़े आपके सामने AQI में कब खतरा यानी कि पुअर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी के दौर से इस वक्त दिल्ली और आसपास के इलाके गुजर रहे हैं। प्रदूषण का स्तर यानी कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि 432 खतरनाक स्तर पर दिल्ली में बना हुआ है।
1 और 11 देख रहे हैं आप। बात बिहार की करेंगे, जहां पर शराबबंदी है, लेकिन अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौत के मामले में सुशासन के दावों की पोल खोल कर रखती है। और आज तक की टीम उन दावों की पड़ताल करने गोपालगंज के उन इलाकों में पहुंची जहां 13 लोगों ने जहरीली शराब पीकर जान गंवा दी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। जहां शराबबंदी है वहां जहरीली शराब से मौत पर मातम पसरा है। सुशासन में सख्ती का दावा है, लेकिन पुलिसिया दावों की अब पोल खुल रही है। और मुखिया सब है, सरपंच है, पुलिस है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? ये उस बिहार का सच है जहां शराबबंदी है। पुलिस की लापरवाही सामने आने पर सख्त कानून है, लेकिन यहाँ पिक्चर ही अलग है। कहाँ का कानून, कैसा कानून? जिन लोगों ने अपनों को खोया वो सवाल पूछ रहे हैं। मौजूद है गोपालगंज के मोहम्मदपुर में, जहां पर जहरीली शराब की से मौतें हुई हैं और कितनी मौतें हुई हैं इसके बारे में खुद यहां के लोगों से जानते हैं। वैसे सरकारी आंकड़ा तो सिर्फ 13 लोगों का है, लेकिन जो लिस्ट बताई जा रही है यहाँ पर वो 20 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हुई है मोहम्मदपुर में। और मोहम्मदपुर के आसपास के जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से पूरा इलाका गमगीन है। यहाँ दिवाली भी नहीं मनाई गई और छठ का जो महापर्व है वो भी यहाँ के लोग नहीं मना पा रहे हैं। बिहार में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब ने कहर बरपाया है, लेकिन सरकार की दलील भी सुन लीजिए। बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। सही कहा मुख्यमंत्री जी, गलत चीज ग्रहण किया उन 40 से ज्यादा लोगों ने। नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन परिजनों का सवाल सीधे सीधे सरकार से है। आखिर शराबबंदी के बीच कैसे बिक रही थी ये शराब? क्यों पुलिस चलने दे रही थी ये अवैध कारोबार? पापा दारू मत पीजिए, फिर पी लेते थे छुप कर जाकर। मान लिया दारू नहीं मिलता तो नहीं पीते? नहीं, अगर नहीं मिलता था तो नहीं पीते थे। मतलब जब मिलेगा ही नहीं तो पियेंगे कैसे? मिल रहा था तभी तो खरीद कर पी रहे थे। और मुखिया सब है, सरपंच है, पुलिस है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? उन सबका तो नौकरी मिल जाएगा। गोपालगंज के बलरा गांव की इस बेटी ने अपना पिता राजकुमार मिश्रा को खोया है। अब इनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है और जुबान पर गुस्सा और शिकायतों का अंबार। जब नहीं मिलता तो पीते ही नहीं, मिल रहा है तभी तो कोई भी है जो खरीद कर पी रहा है लोग। और मतलब मानते हैं जब पी कर आता है लोग तो सरपंच है, मुखिया है, पुलिस है, उन सबको नहीं दिखाई पड़ता है। नशा वाला आदमी को पहचान में नहीं आता है। पहले काहे नहीं गार्डन किया लो, अभी गार्डन कर रहा है लो, अब गार्डन करके क्या करेगा लो? राजकुमार मिश्रा परिवार के मुखिया थे और इकलौता कमाने वाले। उन पर एक बेटा, 2 बेटियों, पत्नी और बुजुर्ग माँ बाप की जिम्मेदारी थी, लेकिन जहरीली शराब ने सब कुछ खत्म कर दिया। बताए चमटोली के लोग तो दारू पिया के मार डाल लो, हम कैसे जिए? 30 दिन का बच्चा हमरा लगे, अब हमरा में कमा के खिया वाला के बा कोई नहीं के। 2 लड़की की शादी करेगा, बाबू बड़े पढ़ावे लिखावे के बाद सब कहाँ से के करी? इतना लंबा चौड़ा जिंदगी हमारे वो कैसे परोसती हुई? अब तो कोई करे वाला बाना। शराबबंदी के कोनो ना फायदा ना भइल, मतलब ना कोनो फायदा ना भइल। परिजनों का दावा है कि बगल वाले गांव में ही शराब की बिक्री चल रही थी। जब मौत हुई तो सो रही पुलिस एकाएक जाग गई। छापेमारी शुरू हुई, धरपकड़ तेज कर दिया गया। मोहम्मदपुर में जो जहरीली शराब कांड हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसने भी शराब पी है वो इस इलाके के हरिजन टोली से पी है। और ये घर जो है आप देख रहे हैं, इस घर को पुलिस ने सील किया है। यहाँ पर आप देखिए, इस घर से शराब मिली थी और बताया जा रहा है कि यहीं से लोग शराब खरीद के पिए थे। लेकिन विडंबना देखिए, इस घर में 2 भाई रहते हैं। एक भाई शराब
बेचता था और दूसरा भाई उसी शराब को पी गया, उसकी मौत भी हो गई। यानी कि जो सुनील राम है वो शराब बेचने का काम करता था, पुलिस उसे पकड़ के ले गई है, वो शराब नहीं पिया, लेकिन उसके अपने भाई मुकेश राम ने शराब पी और उनकी मौत हो गई। आखिर इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? सुनील तिवारी के साथ सुजीत झा, गोपालगंज आज तक। वहीं प्रशासन के दावों के मुताबिक अकेले गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 13 लोग की जान गई, जबकि ग्रामीण 20 से ज्यादा का दावा कर रहे हैं। और लोगों में प्रशासन के रवैये को लेकर गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि शिकायतों के बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती थी। अब छापेमारी और एक्शन जारी है। सब बाकी तरफ दारू बिकाता है। ये प्रशासन है वो पैसा वो लेता है, छोड़ देता है उन सबको। शराबबंदी का कोई असर नहीं है इधर? नहीं, कोई जब से बंद हुआ तब से तभी से बंद नहीं हुआ है और ज्यादा बढ़ गया। बिहार सरकार सुन ले, सुशासन में क्या क्या हो रहा है। जहरीले जाम का काला धंधा फल फूल रहा है, तो इसके पीछे का असली जिम्मेदार कौन है? महमूदपुर में जान गंवाने वाले राजकुमार मिश्रा के परिजनों से सच्चाई सुन ले सरकार। कैसे क्या हुआ? क्या वो हरजन टोला है, वहाँ पर दारू मैंने 100 घर में 10 ही घर छोड़ कर सब बाकी तरफ दारू बिकाता है। ये प्रशासन है वो पैसा वो लेता है, छोड़ देता है उन सबको। यही सब है। पिताजी को मना नहीं करते थे? मना करते थे, अब कितना मना करे। इधर उधर जाते थे, गाड़ी को चला के आते तो उधर ही से चल जाते थे। महमूदपुर में जहरीली शराब से ज्यादातर मौतें हुई हैं। सिद्धवालिया के रहने वाले चुन्नू पांडे भी उनमें से एक थे। परिजन गमजदा हैं, कह रहे हैं कि सरकार वक्त रहते शराबबंदी को सख्ती से लागू करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं FIR वही दर्ज करवाया था कि चलिए, मैं जाकर खुद प्रशासन को बुला के लाया था यहाँ पे, और मैं फिर थाने में गया था, उनसे बोला था मैं कि आप पता कीजिए, मारी काटे कुछ भी कीजिए पर पता कीजिए, इनसे पूछिए कहाँ से मिलता है शराब और उनको चल कर पकड़िए। पर उन्होंने मुझे डांटा और मारने का धमकी, जेल में डालने का धमकी दे के, गाली वाली दे के मुझे भगा दिए। जिन पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी वो रौब दिखाते रहे, एक्शन की बजाय आनाकानी करते रहे। नतीजा हुआ कि शराब माफियाओं की मनमर्जी चली। शराब बंदी के बाद भी चोरी छिपे, लेकिन बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री होती रही और नतीजा मौत के रूप में सामने आया। आज पूरा बिहार महापर्व छठ की तैयारियों में जुटा है, लेकिन गोपालगंज का ये इलाका गमगीन है। घर द्वार सब सूना है। जहां खुशियां थीं वहां मातम है। लोग अब प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार मतलब जो बिक्री कर रहा है या जो जागरूकता हम लोग नहीं फैला रहे हैं, इसकी कमी है। प्रशासन की भी इसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही है, लेकिन एक्साइज विभाग वाले जो हैं, जो जिला में बैठे हुए हैं, वो लोग कहीं आकर के भी नहीं छापते हैं। अकेले थाना के लोग पकड़ते हैं, भेजते हैं, जाते जाते तुरंत जमानत होता है, तुरंत आते हैं, जितना खर्च लगता है और जोर शोर से बेचते हैं कि जल्द से जल्द उसको पूरा करके और हम ज्यादा कमा लें। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जब भी शिकायतें मिली हमेशा कार्रवाई हुई। हम लोगों ने कई बार रेड करवाया है, निश्चित रूप से कि जो ये घटना है दुखद घटना है, ऐसा जो वर्तमान परिदृश्य है वो ठीक नहीं है, लेकिन लोगों का जो आरोप है उसके आलोक में हम लोगों ने चौकीदार को भी सस्पेंड किया है, थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया है और लोगों पे भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और जिस तरीके से सूचना मिलती जा रही है, हम लोग तथ्य को पुख्ता करते जा रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करते चलेंगे। लेकिन एक जिले में 13 मौतें हो जाना साफ साफ लापरवाही का इशारा करता है। अब 3 लोगों की गिरफ्तारी कर पुलिस एक्शन का दावा कर रही है। उसमें 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है और 30 जो सस्पेक्टेड पाउच है 200 ml का, उसकी रिकवरी की गई है। और साथ ही साथ जो हम लोग पूरा जो ये सस्पेक्टेड सप्लाई चेन है जो स्पिरिट से और उसको डाइल्यूट करके जो शराब बनाते हैं, उसके पूरे सप्लाई चेन की जितनी कड़ियां हैं उन सभी कड़ियों पर हम लोग काम कर रहे हैं, उन सभी कड़ियों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं।
2016 में बिहार में शराबबंदी लागू होने के ठीक बाद भी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई थी। फिर भी प्रशासन अपने चिर परिचित अंदाज में मौन रहा। कार्रवाई की गई होती तो न जहरीली शराब बिकती न मौतें होती। जहरीली शराब कांड ने शराबबंदी की पोल तो खोल ही दी है, साथ में यह भी बता दिया है कि किस कदर इस पूरे नेक्सस में पुलिस प्रशासन का हाथ है। क्योंकि मोहम्मदपुर में जो घटना हुई और घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जिस तरीके से शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया, उससे तो यही पता चलता है कि पुलिस को पहले से ही पता था कि कौन शराब बेच रहा है। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, आज तक। शराबबंदी के बीच जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। वहीं जेडीयू की सहयोगी बीजेपी के नेता शराबबंदी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। हालांकि पार्टी नेता ही उसे खारिज भी कर रहे हैं। जब तुम योग्य गड़बड़ तो इसी तरह से न होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी तो कतई रास नहीं है। तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। आपने लोगों को दिखाने के लिए, राजनीति के लिए शराब तो बंदी की। अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। जहरीली शराब से हुई 40 मौत के बाद विपक्ष सुशासन पर सवाल उठा रहा है। पूछे जा रहे हैं कि पुलिस कहां थी? शराबबंदी के बीच कैसे माफिया मनमानी करने लगी? और ये जवाबदेही मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं लेनी चाहिए और इसकी अगर जांच कराएगी तो प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी फेल्योर सामने आएगा और सरकार जो तथाकथित शराबबंदी का नाटक पिछले कई महीनों से, कहिए कि वर्षों से कर रही है, इसका कलई भी खुल जाएगा। मौत के ताजा आंकड़ों ने पूरे बिहार को सन्न कर दिया है। मौत का सबसे नया केस समस्तीपुर का है, जहां पटोरी में 6 नवंबर को 4 लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गोपालगंज में 2 नवंबर से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बेतिया में 3 नवंबर से अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की जान चली गई है और सीवान के गुठनी में 24 अक्टूबर को 5 लोग जान गंवा चुके हैं। जहरीली शराब से मौत से हड़कंप मचा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फौरन बैठक बुलाई और सख्त एक्शन का फरमान जारी कर दिया। तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं, तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। एक तरफ सरकार एक्शन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू की साझेदार बीजेपी के नेता शराबबंदी के फैसले को लेकर दुविधा में दिखने लगे हैं। 2 दिन पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार की जरूरत बताया तो पार्टी नेता सुशील मोदी ने शराबबंदी का समर्थन कर दिया। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं इस पूरी पॉलिसी को पुनः देखने की आवश्यकता जरूर है। अगर जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि बिहार के अंदर शराबबंदी को और समाप्त कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है। इसको और कड़ाई से लागू करने के लिए जो भी प्रयास करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। ऐसे में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौतों के बाद जरूरत है कि सरकार नारों को जमीनी स्तर पर अमल में लाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर शिकंजा कसे ताकि आगे ऐसी घटना न हो। गोपालगंज से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और अब बात पद्म अवार्ड की करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में इस वक्त 119 दिग्गजों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।
2020 के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। पद्म विभूषण पाने वालों में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और चन्नूलाल मिश्रा का नाम शामिल है। वहीं पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। मरणोपरांत अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों के परिजनों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। 119 अवार्ड्स का वितरण, जिसमें 2020 के अवार्ड्स भी शामिल हैं। 141 लोग 2020 के और बाकी 2021 के 16 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान